हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं एंड आई होप आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स जिसके पीछे का लॉजिक किसी को पता नहीं होता है। वो उसे रटने की कोशिश करते हैं और एग्जाम में फिर कुछ और ही निकल के आता है। ये चीज़ के बारे में मुझे जब ज़्यादा डिटेल में समझ में आया जब मैंने नवंबर 20 एग्जामिनेशन की सर्टिफाइड कॉपीज़ को एनालाइज किया। इन सर्टिफाइड कॉपीज़ में सबसे पहले तो फॉर योर इंफॉर्मेशन नवंबर 20 में एक ईवीए का क्वेश्चन आया। दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट जब इंस्टीट्यूट ने ईवीए का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा। ओके और वो क्वेश्चन भी था बुक से रिपीटेड एज इट इज, बट फिर भी स्टूडेंट्स ने कर दी मिस्टेक। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कैलकुलेशन में मिस्टेक्स कर दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ जानी चाहिए और किस लॉजिक से कौन सी चीज़ का एडजस्टमेंट किस तरह से होना चाहिए। एंड अल्टीमेटली उन्होंने रिजल्टेंटली आंसर गलत सॉल्व कर दिया। तो मुझे समझ में आया कि हम लोग इसके एडजस्टमेंट्स को रटने की कोशिश कर रहे हैं और वो एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हर कोई। तो फिर इसका मतलब ये होता है कि हमें इन एडजस्टमेंट्स को लॉजिकली समझना पड़ेगा। नाउ आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस बिफोर ऑल्सो। मैंने अपने रेगुलर बैच में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिटेल में इसे डिस्कस किया है, बट यूट्यूब पर इतना ज़्यादा डिस्कशन इसके बारे में मैं नहीं कर पाया था बिकॉज आई टुक अ फास्ट ट्रैक बैच। बट आज सिर्फ इसके ऊपर बात करेंगे तो हर एडजस्टमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करके और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि एडजस्टमेंट के पीछे का लॉजिक अगर आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद आप याद करने की भी कोशिश करोगे ना तो वो याद करने में आसानी हो जाएगी। एंड अल्टीमेटली इफ द क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जामिनेशन तो आप उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ऑल्सो राइट आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द एडजस्टमेंट्स हम लोग दो क्वेश्चंस देखेंगे फ्रॉम द बुक स्कोप व्यू चार्ट, जिसका कवर पेज अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल से नहीं लिए हुए हैं। दीज आर टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेस, बट ये जो दो क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ इस तरह के एडजस्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये एडजस्टमेंट कोई अलग एडजस्टमेंट नहीं है, ये हमारे बुक के अंदर भी दिया हुआ है, बट उसके ऊपर हर तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके नहीं पूछा हुआ है। सो टुडे वी गोना यूज स्कोप व्यू चार्ट्स के ये दो क्वेश्चन और उसको यूज करेंगे। तो जिनके पास स्कोप व्यू चार्ट्स है वो स्कोप व्यू चार्ट्स खोल सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो थोड़ा सा स्क्रीन पर ज्यादा ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आई एम गोइंग टू रीड द एंटायर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, तो आपके लिए थोड़ी और आसानी हो जाएगी समझने के लिए। लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन नाउ। तो सबसे पहले ईवीए का एक बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं बिफोर वी स्टेप इनटू द डिफिकल्ट पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक। तो देखो ईवीए होता क्या है, इट इज बेसिकली नोपैट माइनस WACC इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। जिसे आता है वो रिवाइज करते जाएंगे साथ में, ठीक है। जितना पोर्शन आपको याद आ रहा है बहुत अच्छी बात है, कीप रिवाइजिंग। ईवीए इज इक्वल्स टू नोपैट माइनस WACC इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें से हमें ये तो पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या, दिस इज बेसिकली इक्विटी प्लस डेट, ठीक है ना। WACC भी हमें मेजरली निकालने में कोई डिफिकल्टी होती नहीं है। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जिसने WACC गलत कैलकुलेट कर दिया। सो WACC भी मोस्टली सही निकल जाता है। दिस इज नथिंग बट योर एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट। बट एडजस्टमेंट्स कहां पर आते हैं, जब बात करते हैं नोपैट की, इसलिए नोपैट को समझना थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट नोपैट, मैं इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बीच में एक वर्ड घुसा रहा हूं विच इज ऑपरेटिंग, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से मुझे नेट तो पता ही होता है, प्रॉफिट भी हमें पता है, टैक्स भी हमें पता है, आफ्टर तो पता ही है, बट जो नहीं पता है वो है ऑपरेटिंग। अब मोस्टली लोग बोलेंगे सर हमें ऑपरेटिंग तो पता है, बट आपको ये नहीं पता है कि ऑपरेटिंग के अंदर कौन सी चीजें आनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं आनी चाहिए। सो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस दैट इज ऑपरेटिंग। अगर सिंपल भाषा में बताऊंगा, अपने एकदम लेमैन टर्म्स में बताऊंगा, तो एनीथिंग रिलेटेड टू द बिजनेस इज ऑपरेटिंग, एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू द बिजनेस इज नॉट ऑपरेटिंग, ठीक है, अपने लेमैन लैंग्वेज में। उससे ज्यादा हमें सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यहां पर। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मेरा जो बैंक इंटरेस्ट है, ठीक है, बैंक इंटरेस्ट, इज दैट ऑपरेटिंग और नॉट ऑपरेटिंग? डेफिनेटली नॉट ऑपरेटिंग, क्योंकि उसका बिजनेस से डायरेक्टली क्या लेना देना है, कुछ भी नहीं लेना देना है। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी विद द बिजनेस। तो बिजनेस एक्सपेंडिचर के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस तो नहीं आना चाहिए अगर सिर्फ ऑपरेटिंग की बात करेंगे तो। ओके, दैट इज वाई वी डू एडजस्ट द इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो बहुत सारे लोग जिन्हें पता नहीं होता इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो ऑपरेटिंग नहीं होता। सिमिलरली
अगर मैं बात करूंगा आपके साथ में लेट्स से एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ओके, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इज नॉट ऑपरेटिंग, देन R&D नॉट ऑपरेटिंग, प्लस वो तो फ्यूचर में जाकर बहुत ज़्यादा फायदा देता है, करंटली फायदा नहीं देता। एंड नेक्स्ट एक और चीज़ आती है, वो है नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, वो ऑपरेटिंग हो सकते हैं बट कैश में नहीं है। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस के अंदर सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट इंस्टीट्यूट का आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में PDD। डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन जो बनाते हैं ना हम लोग, वो होता है नॉन कैश एक्सपेंस। उसके अंदर कैश तो कुछ है नहीं हमारा, ये प्रोविजन है, एस्टिमेटेड है। तो फिर इन दैट केस इसका एडजस्टमेंट आ जाता है कई बार और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसका करना क्या है। तो वो सारी चीज़ें, ये सारे एक्सपेंसेस को लेकर आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि बेसिकली इनका एडजस्टमेंट करना क्या है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि इन सारी चीज़ों का हमारे नोटपैड से कुछ लेना देना है नहीं, एंड इन द क्वेश्चन ईदर वी आर गिवन कि भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब एकदम ही इनिशियल स्टेज पे मोस्टली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें आप ज़्यादातर करके क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो हमें उल्टा जाना पड़ता है हमेशा, ओके। सो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ रहा है कि क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग नेचर की नहीं है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने में इन्हें माइनस कर दिया जा चुका है, तो अगर इनको माइनस कर दिया जा चुका है तो इनको ऐड बैक करना पड़ेगा। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जब बनाते हैं तो उसे भी माइनस कर दिया जा चुका है, तो उसे भी ऐड बैक करना चाहिए। सिमिलरली जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है उसे भी हम लोग माइनस कर चुके होते हैं, तो उसे भी ऐड बैक करना पड़ता है। बट उसके ऊपर से जो टैक्स का बेनिफिट आपको मिल रहा है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर मेरा ऑपरेटिंग नहीं है, तो उसके ऊपर जो टैक्स का एक्सपेंस मिला वो भी मेरा ऑपरेटिंग नेचर का नहीं हुआ। तो वो जो टैक्स एक्सपेंस में जो मुझे बेनिफिट मिला है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसे भी तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ वी डू एडजस्ट द टैक्स एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑल्सो, ठीक है। तो ये एक और चीज है। उसके अलावा अगर मुझे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि मेरा, समझ लो, एक सेकेंड समझ लो, डेफर्ड, स्पेलिंग क्या होता है यार डेफर्ड का, डेफर्ड टैक्स एसेट या फिर लायबिलिटी, ऐसा कुछ अगर दे दिया जाए और मुझे करंट टैक्स एक्सपेंडिचर नहीं बताया जाए, ठीक है, तो फिर इन दैट केस थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। अब आप में से जितने लोग FR पढ़ चुके हैं आपको पता है डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, और डेफिनेटली हर कोई FR पढ़ चुका है क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रही है, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। फिर भी नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि देखो, हम लोग क्या करते हैं कि जब अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन करते हैं ना, तो नंबर अलग आता है। जब एक्चुअल में टैक्स पे करने जाते हैं तो नंबर अलग होता है, क्योंकि वो टैक्स के लॉस के हिसाब से एक अमाउंट निकला होता है, ठीक है। दोनों में जो डिफरेंस होता है ना, उसके हिसाब से या तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है या फिर लायबिलिटी बनती है। अब कौन से केस में एसेट बनेगा, कौन से केस में लायबिलिटी बनेगी, पहली चीज बहुत ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपसे एक्चुअल में, मतलब कैश में टैक्स ज्यादा लिया है बट आपके अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स कम बनता है, यानी कि आपसे अभी ज्यादा पैसा ले लिया, बाद में जाकर क्या होगा आने वाले सालों में कि आपका करंट टैक्स एक्सपेंस यानी कि अकाउंटिंग का टैक्स का अमाउंट ज्यादा आएगा, एक्चुअल में आपसे कम लिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने पहले से पे कर दिया ना, पहले से अगर पे कर दिया तो आपका क्या बन गया, एसेट, तो डेफर्ड टैक्स एसेट बन गया, ठीक है। और उसका उल्टा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यानी कि अगर आपका टैक्स एक्सपेंडिचर जो है वो है ज्यादा बट एक्चुअल में लिया है कम, तो फिर इन दैट केस क्या बन गया, लायबिलिटी, क्योंकि आगे जाकर आपसे ज्यादा वसूला जाएगा। तो डेफर्ड टैक्स एसेट इस तरह से बनता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इस तरह से बनता है। कुल मिलाकर अगर बात करूंगा तो करंट टैक्स एक्सपेंस माइनस टैक्स पेड, ठीक है। करंट टैक्स एक्सपेंस क्या है अपना, अकाउंटिंग वाला, ठीक है, और ये क्या है अपना टैक्स पेड, यानी कि जो कैश में एक्चुअल में टैक्स पे कर दिया उतना का उतना, ठीक है। तो करंट टैक्स एक्सपेंडिचर ज्यादा है और टैक्स कम पे किया तो क्या बनेगा, लायबिलिटी, ठीक है ना, बिल्कुल याद रह गया आपको, बहुत अच्छी बात है। तो ये अगर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव नंबर आया ये, तो ये होगा लायबिलिटी, ठीक है। ये अगर नेगेटिव नंबर आया, नेगेटिव नंबर आएगा मतलब कि टैक्स ज्यादा पे किया है, एक्सपेंडिचर कम है, ज्यादा पे कर दिया तो अपना क्या बन गया, ये एसेट,
ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीज को याद रख लो, उससे आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि इन तीन चीजों में से आपको दो चीज दी होगी, तीसरी चीज शायद आपको निकालने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको टैक्स पेड दिया हुआ है तो आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको करंट टैक्स एक्सपेंस दे दिया और डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी दे दिया तो फिर इन दैट केस आपको टैक्स पेड का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ सकता है। अगर ऐसा करना पड़ता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो आपका टैक्स पेड का अमाउंट आ जाएगा, विच इज द कैश दैट यू हैव एक्चुअली पेड फॉर द टैक्स अमाउंट, और वही तो हमें ईवीए के अंदर माइनस करना पड़ता है। ओके, अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना कि इन सारी चीजों का एक एक करके एडजस्टमेंट आपको बता रहा हूं, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई हम लोग एड बैक कर देंगे, बट सवाल ये उठता है कि पिछले साल में भी अगर माइनस किया था तो फिर उसका क्या करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसके अंदर से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का एडजस्टमेंट होता है और वहां पर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। डोंट वरी, पूरा डिस्कशन को एक बार वापस से पेन पेपर पे उतार दूंगा तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो, ये मेरा P&L स्टेटमेंट है, ठीक है। मैंने दूसरी तरफ बना दी, अमाउंट इस तरफ रख लेते हैं। ओके, ये है आपका अमाउंट। अब जो भी आपने यहाँ पर रेवेन्यू, ठीक है, ओपेक्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, उसमें फिर आपने बाद में माइनस कर दिया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, आपने माइनस कर दिया R&D एक्सपेंस, ओके, आपने माइनस कर दिया डेप्रीसिएशन, और क्या बताओ, आपने माइनस कर दिया इंटरेस्ट एक्सपेंस, है ना। ये आप क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया, इसमें से मैंने माइनस कर दिया अपना टैक्स का अमाउंट। ये कौन सा वाला होगा भाई, P&L में कौन सा वाला आएगा, अपना अकाउंटिंग वाला। ओके, यहां पर हो जाता है मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, करेक्ट। दिस इज द नंबर। और मुझे अगर स्टार्ट करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, तो इसका मतलब यह है कि मुझे ये इंटरेस्ट एक्सपेंस को वापस से ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि मुझे ये डिप्रीसिएशन को वापस से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक डिप्रीसिएशन को यहाँ पर माइनस करना पड़ता है इन केस ऑफ ईवीए। बट अगर इकोनॉमिक डिप्रीसिएशन अलग से नहीं दिया होगा तो फिर हम क्या अजम्पशन लेंगे, अकाउंटिंग डिप्रीसिएशन इज अज्यूम टू बी इकोनॉमिक डिप्रीसिएशन। ये आपको लिखना पड़ेगा क्या, बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा, R&D एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक, ठीक है। बट ध्यान रखना एक चीज के बारे में कि जो टैक्स का अमाउंट एडजस्ट हो रहा है ना ऑन द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो टैक्स है ऑन द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, इसको भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मोस्टली देखो, मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि हम पढ़ भी लेंगे ना, उसके बाद भी होगा क्या, इंस्टीट्यूट अपने एग्जाम में क्या पूछेगा, मतलब जब क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन के अंदर उसने टैक्स पेड यानी कि द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश फॉर द टैक्स पेड, उसका अमाउंट दे के रखा होगा। ओके, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली उसको माइनस करना पड़ेगा फॉर द टैक्स, क्योंकि नो पैट निकालना है ना, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो है ही, ठीक है ना। तो टैक्स को कौन सा माइनस करना पड़ेगा, जो कैश में पे किया, और वो इंस्टीट्यूट देगा क्या, बिल्कुल दे देगा। बट फिर भी अगर नहीं दे, अ रेयर सर्कमस्टेंस, और ऐसा दे दे, तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि इस तरीके से हमारा टैक्स पेड का अमाउंट निकलेगा, क्योंकि ये मैंने आपको एक इक्वेशन बना के दे दी। ओके, ये एडजस्टमेंट्स मेरे इस साल के तो हो गए, आई कैन ऐड दीज बैक। सिमिलरली यहाँ पर एक मैं चीज भूल गया, वो है PDD। ओके, यहाँ पर डाल देते हैं PDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर मैंने वो बनाया है तो वो अपने P&L में से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये सारी चीजें ऐड बैक हो जाएगी। बट what if there is a P&L of last year, previous year, ठीक है, प्रीवियस ईयर का सीन अगर है तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे। सो इन दैट केस, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जब आपने अमाउंट निकाला था यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, ठीक है, तब भी इन सारी तमाम चीजों को आपने माइनस किया था, किया ही होगा, क्योंकि उसी तरीके से हमारा अकाउंटिंग चलता है। तो जब आपने इनको किया था, ये अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप ले गए कहां पर, आपके
अदर इक्विटी में, है ना। अपने जो बैलेंस शीट होता है उसका जो पीएनएल स्टेट, बैलेंस शीट के अंदर जो अपना इक्विटीज होता है, इक्विटी के अंदर एक तो होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके अलावा होता है एक सरप्लस फ्रॉम पीएनएल स्टेटमेंट, है ना। सरप्लस फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अदर इक्विटी में जाता है, ठीक है ना। थोड़ा एडजस्टमेंट पता है ना। तो इन दैट केस ये अदर इक्विटी में कौन सा अमाउंट गया था, करेक्ट वाला ईवीए के हिसाब से या इनकरेक्ट वाला, इनकरेक्ट वाला, ठीक है। तो ये जब हमने पिछले साल माइनस कर दिए थे और मेरा अमाउंट जो गया अपने अदर इक्विटी में वो गलत चले गया, तो मुझे मेरी अदर इक्विटी को एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि ये अदर इक्विटी मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड को अफेक्ट करता है। और ध्यान रखना कि जब हम लोग ईवीए निकालते हैं तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना, ये वाला, ये होता है ओपनिंग, ठीक है। क्लोजिंग नहीं होता, ओपनिंग होता है। तो यहां पर लिख दो ओपनिंग, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो जब ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसका मतलब यह है कि पिछले साल का जो अदर इक्विटी था वही ओपनिंग के अंदर आएगा, और वही अगर ओपनिंग के अंदर आएगा तो उसके अंदर से ये तो गलत अमाउंट गया हुआ है ना प्रॉफिट का, तो मुझे उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, देखो ये सब यहां पर माइनस किया तो मेरा पैट का अमाउंट कम हो गया था, तो इसका मतलब यह है कि मेरा अदर इक्विटी भी कम हो गया है। इसका मतलब यह है कि मुझे सिंपली इन अमाउंट से अदर इक्विटी को वापस से बढ़ाना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू ऐड बैक ऑल ऑफ दीज अमाउंट्स विच वर डिडक्टेड इन द प्रीवियस ईयर बैक टू अदर इक्विटी, सिंपल, ठीक है। अब यहां पर एक और एडजस्टमेंट क्या बन जाता है, ठीक है। ये इतनी चीज समझ में, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि पूरा क्लियर हो जाएगा मामला। ओके, ये तो मेरा करंट ईयर का है पीएनएल स्टेटमेंट, ठीक है। दिस इज करंट ईयर पीएनएल स्टेटमेंट। तो ये करंट ईयर का पीएनएल स्टेटमेंट का एडजस्टमेंट तो क्या हो गया कि जो भी ऑपरेटिंग नेचर के नहीं है मैंने माइनस कर दिए पैट निकालने के लिए, उनको मैं करूंगा ऐड बैक, ताकि मेरा ऑपरेटिंग पैट निकलेगा, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग पैट। बट प्रीवियस ईयर का जो पीएनएल स्टेटमेंट था उसके अंदर भी मैंने सेम मिस्टेक्स करी हुई थी। और प्रीवियस ईयर ही क्यों, उसके पहले के जितने साल थे उन सभी में मैंने सेम मिस्टेक करी हुई थी, और वो हर साल का इंपैक्ट मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड पर अल्टीमेटली पड़कर आया है। तो इस साल का जो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है वो मेरा अनएडजस्टेड है फॉर द ईवीए, उसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पिछले कितने भी साल हो गए उसमें अगर मैंने कुछ गलत कर दिया एडजस्टमेंट, तो उसको मुझे वापस से इस साल करेक्ट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ ईवीए। तो जैसे हमने पिछले साल का सिर्फ अगर एग्जांपल लेंगे कि सिर्फ गलती पिछले साल में ही हुई, आपने जो भी माइनस नहीं करना था वो सब माइनस कर दिया, ऑपरेटिंग नेचर का नहीं था आपने माइनस कर दिया, आपको लेना था नो पैट, आपने पैट को भेज दिया अदर इक्विटी में, कौन सा जाना चाहिए था, नो पैट। तो जब मैं पिछले साल के पैट को एडजस्ट करके नो पैट बनाऊंगा तो वो मेरे अदर इक्विटी को एडजस्ट कर देगा। तो हम लोग इतना लंबा तो प्रोसीजर नहीं कर सकते ना कि पैट को नो पैट बनाएं, क्योंकि पैट का अमाउंट तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो अदर इक्विटी में मिक्स हो चुका है और अदर इक्विटी का अमाउंट तो हमारे पास में है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, अदर इक्विटी में उन सारी चीजों को जो पिछले साल माइनस कर दी थी बट नहीं करने की थी, उसको हम अदर इक्विटी में ऐड कर देंगे। व्हाट इज दिस अदर इक्विटी? सर अदर इक्विटी आप बोल रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हैं। अदर इक्विटी इज नथिंग बट सरप्लस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यह अपने लिए कहां जाएगा, इक्विटी पोर्शन के अंदर, और इक्विटी प्लस डेट मिलाकर क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। और ईवीए कैलकुलेशन के लिए हम लोग लेते क्या है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये चीज को मैंने वापस से एक बार आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। आई होप अब ये समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बट उसके पहले एक और एडजस्टमेंट जो मैं लेने वाला था वो था पीडीडी का, ठीक है। पीडीडी क्या होता है कि भाई ये बैलेंस शीट में अल्टीमेटली आपको दिखेगा तो सही ना, ठीक है। सिमिलरली आपको डिप्रिसिएशन भी अक्यूमुलेटेड दिख सकता है, ओके। तो डिप्रिसिएशन अगर अक्यूमुलेटेड दिख रहा है या फिर पीडीडी अगर अक्यूमुलेटेड दिख रहा है तो उसको भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन को एडजस्ट करते हैं, मतलब ऐड बैक कर देते हैं, और इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। इफ आई टेल यू कि मेरा इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन का अक्यूमुलेटेड अमाउंट मुझे दिख रहा है, तो मुझे इन दैट केस करना क्या चाहिए, अक्यूमुलेटेड मतलब कि पिछले साल का इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन ऐड हो के इस साल तक पहुंच चुका है, ठीक है ना। उसको मुझे क्या करना चाहिए, तो अदर इक्विटी में, कम ऑन, अदर इक्विटी में से माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफ इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन है वो, और वो हम लोग माइनस करते ही हैं। तो वो आपने माइनस किया नहीं, इसलिए उसको माइनस कर दो। और जो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन अगर आपको दिया हुआ है अक्यूमुलेटेड, तो उसको आपको करना पड़ेगा ऐड बैक, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि पीडीडी, भाई पीडीडी में क्या हो सकता है कि पहले बता दिया कि भाई पिछले साल, मतलब कि पिछले साल बैलेंस बनाया था एक, तो अपने इस साल के ओपनिंग में दिख रहा है समझ लो 10 लाख का बैलेंस,
10 लाख से पीडीडी खड़ा है इस साल के ओपनिंग पर। इसका मतलब यह है कि पिछले साल मैंने 10 लाख का पीडीडी माइनस किया था, तो वो क्या होना चाहिए, आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में प्लस हो जाना चाहिए, ठीक है। बट इस साल पर आकर बैलेंस कितना रह गया, 10 लाख से आया था, इस साल के एंड तक आके कितना रह गया, समझ लो 10 लाख से हो गया वो 5 लाख, यानी कि 5 लाख का एडजस्टमेंट हुआ है। तो 10 लाख से आया था 5 लाख पर आ चुका है, यानी कि 5 लाख का मेरे पीएनएल स्टेटमेंट में माइनस नहीं हुआ होगा, ऐड हुआ होगा, ठीक है। पीडीडी को माइनस कब करते हैं भाई, पीडीडी कम कब होता है, जब हमारा पैसा आ जाता है। प्रोविजन कम कब करते हैं, जब पैसा आ जाता है, ठीक है। तो प्रोविजन बनाया था 10 लाख का पिछले साल, उसको तो कैपिटल एम्प्लॉयड में एडजस्ट करना ही पड़ेगा। बट इस साल का 5 लाख का दिख रहा है ना इस साल के एंड पर, तो जो 5 लाख से बढ़ गया है, मतलब पीडीडी घट गया है और हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है, वो प्रॉफिट को 5 लाख से कम करना पड़ेगा, क्योंकि पीडीडी अगर आपका घटाओ या बढ़ाओ अल्टीमेटली आपके पीएनएल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनना चाहिए इफ यू वांट टू कैलकुलेट नोपैट, और हम लोग तो नोपैट ही कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है ना थोड़ी थोड़ी सी आपको समझ में आई, थोड़ी थोड़ी बाउंसर चली गई होगी। इसको समझाने के लिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो शायद आपको चीजें समझ में आने लगेगी। एक बार फिर से इस क्वेश्चन के साथ मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। Let's begin with the reading of this question. InnoVehicles manufactures high quality and innovative small electrical appliances such as hair dryers and vacuum cleaners. All of the board of directors who are the strategic decision makers have always worked in the business and are members of the InnoVehicles family. Most of the operational managers joined as factory workers when the business started and have taken on more responsibilities as the business has grown. InnoVehicles has basic and outdated IT systems for a business of its complexity and has always used traditional financial performance measures such as return on investment and operating profit margin. InnoVehicles has historically had few competitors and the directors have focused on improving financial results from one year to the next with little long-term planning. A number of overseas competitors have, however, recently entered InnoVehicles market. It is estimated that within 1 year, these competitors will be able to produce at a similar unit cost to InnoVehicles, and that within 3 to 5 years, the quality of the competitors' products will be comparable to the current quality of InnoVehicles products. InnoVehicles may have to invest heavily in product development and make acquisitions in the future in order to compete effectively. ये पूरा डेटा जो है qualitative data हमें दिया हुआ है, probably for some qualitative part of this question. Now, measuring value. The directors are unsure of a suitable financial performance indicator for them to use to measure whether InnoVehicles is creating value. As an illustration, they have asked you to evaluate by calculating economic value added whether InnoVehicles has generated value for the year to 30th June 2020 x 5. You should use the financial information given below and advise on the difficulties of using EVA as a performance indicator at InnoVehicles. Income statement for the year to 30th June 20x5 दिया हुआ है। देखो 30 जून 2015 समझ लो, ठीक है, 20x5 समझ लो। 20x5 के एंड तक का हमें इनकम स्टेटमेंट निकाला हुआ है और हमें किसके लिए निकालना है, ईयर टू 30 जून 20x5। तो यह है करंट ईयर का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको देके रखा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया, उसके हिसाब से टैक्स निकाल दिया 22% से और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है। बट इन्होंने क्या बताया, ड्यूरिंग द ईयर 4,50,000 ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट विच विल जनरेट सेल्स इन फ्यूचर पीरियड्स वाज एक्सपेंस टू द इनकम स्टेटमेंट। इसको क्या करना पड़ेगा, एड बैक। नेक्स्ट, द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड वाज 3 lakhs, a reduction of 2 lakhs from the beginning of the period। यानी कि बिगिनिंग में कितना था 5 लाख, एंड पर हो गया 3 लाख, 2 लाख का रिडक्शन हुआ है। तो 2 लाख के रिडक्शन को क्या करना पड़ेगा भाई, 2 लाख से माइनस, आपके प्रॉफिट में से 2 लाख को माइनस करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इन्होंने दिया हुआ है, बट दिस इज फॉर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इसमें से 5 लाख आपको जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पीडीडी शुरुआत में था 5 लाख का, तो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग अदर इक्विटी में एडजस्ट होना चाहिए, तो 5 लाख को इसमें ऐड कर देंगे। InnoVehicles आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज करंटली 9%। द कंपनी इज फाइनेंस्ड बाय मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट लोन्स, ठीक है। Directors are considering changing InnoVehicles policies for the depreciation of non-current assets for 30th June 20x6. It is now 1st September 20x5. Evaluate both whether InnoVehicles has created value and the difficulties of using EVA as a performance indicator at InnoVehicles. ये जो पार्ट है ना, ये तो है अपना थ्योरी। EVA को यूज करने में क्या डिफिकल्टी आ सकती है, ये भी हमें इंस्टीट्यूट ने कभी बताया नहीं, उनके मटेरियल में भी नहीं दिया हुआ है। तो हम इस पार्ट को भी देख लेंगे अच्छी तरीके से।
ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें पता होगा कि अगर आप ईवीए को यूज करने का डिसीजन देते हो, रेकमेंड करते हो, तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। ठीक है, दूसरा एडजस्टमेंट करना है ताकि हम ईवीए कैलकुलेट कर पाए। मैंने ओरली तो आपके साथ में डिस्कस किया है कि ये 4,50,000 का एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है वो माइनस करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो उसे ऐड बैक कर देंगे। नाउ पीडीडी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये बैलेंस शीट है, ठीक है, सॉरी ये बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में आपका पीडीडी खड़ा है, ठीक है ना यार। अभी आपका पीडीडी डेटर्स, ओके, डेटर्स का अमाउंट, इसमें से पीडीडी माइनस करते हुए, ठीक है, आपका डेटर्स का नेट अमाउंट। ये पीडीडी खड़ा है शुरुआत में, पिछले साल का एंड पे जो बैलेंस शीट बना, प्रीवियस ईयर एंड पर क्या बना, बैलेंस शीट बना, उसमें पीडीडी है, ये कितना है, 5 लाख। ठीक है, तो बताओ पिछले साल के पीएनएल में माइनस किया होगा कि नहीं किया होगा, 5 लाख से किया था, करना चाहिए था क्या, नहीं करना चाहिए था, तो क्या करेंगे, अदर इक्विटी यानी कि इस साल का ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में इसको ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, सो ये 5 लाख एडेड बैक टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एडजस्टमेंट खत्म। अब इस साल के एंड पर वो कितना आ चुका है, 3 लाख पे आ चुका है। ठीक है, फिर से हो गया। डेटर्स पीडीडी ये इस साल का है, ये हो चुका है 3 लाख। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस है 5 लाख से 3 लाख में वो है 2 लाख का। ये 2 लाख से मेरा प्रॉफिट बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा। तो 2 लाख से इस साल का प्रॉफिट माइनस, 5 लाख से कैपिटल एम्प्लॉयड ऐड, और 4,50,000 से इस साल का प्रॉफिट ऐड। आपका आ गया ये नोपैट, बाकी सारी चीजें एज इट इज दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, सिंपल हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। उसके पहले एक बार यहां पर आपके लिए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के साथ कर देता हूं। इंटरेस्ट एडेड बैक, इंटरेस्ट की वजह से जितना टैक्स होता है उसका क्या करेंगे, एडजस्ट। तो देखो अब इसको भी थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई ये है क्या अल्टीमेटली। ठीक है, देखो अगर मैं इंटरेस्ट को माइनस नहीं करता था, विच इज क्या हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, 10,000। ठीक है, 10,000 पे अगर 22% से टैक्स लगता तो होता 2200, बट क्योंकि मेरा जो टैक्स लगा है वो कितना लगा है, 1870, वो इम्पैक्ट किसकी वजह से आ रहा है, ये 1500 का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था ना उसकी वजह से आ रहा है। तो आप बेसिकली अगर 1500 पर 22% करोगे तो आएगा 330, और 2200 में से 330 को माइनस कर दोगे ना तो आएगा 1870। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, 330 से टैक्स और माइनस करना पड़ेगा। ओके, सो टैक्स ऑन इंटरेस्ट 330 से टैक्स और माइनस। उसके अलावा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एड बैक कितने से, ये आएगा आपका 450। ओके, और कुछ है क्या, पीडीडी बता दो कितने से एडजस्ट हो रहा है, 200 से माइनस करना पड़ेगा। नेट कितना आएगा, ये आता है आपका 9920। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। एक सेकेंड यार, जो बचा हुआ टैक्स है वो भी तो माइनस कर दूं। और वो कितना है, 1870।
ठीक है, ये होता है भाई 8050, ओके 8050, यह है अपना नोपैट। ठीक है, नेक्स्ट कितना दिया हुआ है, 8 crores 89 lakhs 44,000, 8 crores 89 lakhs 44,000। ठीक है, इसमें ऐड पीडीडी कितने से, 5 lakhs, नेट 8 crores 94 lakhs 44,000। ओके, अब सिंपली ईवीए का कैलकुलेशन, ईवीए इज इक्वल्स टू नोपैड विच इज 8050,000 माइनस आपका 8 crores 94 lakhs 44,000 मल्टीप्लाइड बाय, हमें रेट दिया हुआ है विच इज 9% एंड दैट इज गिवन एज आफ्टर टैक्स। तो इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 9% से, कितना आता है, सो बेसिकली आपका आता है 40 रुपीज़। ठीक है, 40 रुपीज़, दिस इज नथिंग बट ज़ीरो। अगर इतने लैक्स में बात चल रही है तो मतलब क्रोज में बात चल रही है तो फिर इन दैट केस आपका ईवीए क्या एक तरीके से ज़ीरो है। ओके, सो दैट इज़ आवर कैलकुलेशन ऑफ द ईवीए इन दिस केस। चलिए देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है। देव टेकन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया, फिर अलाउंस, डाउटफुल डेट्स का जो अलाउंस है वो डिक्रीज हुआ ना, तो उसको हमें माइनस करना पड़ गया। ठीक है, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स इन्होंने ले लिया यहाँ पर, नोपैड आ गया इनका, और उसके बाद में कैपिटल एम्प्लॉयड को एडजस्ट कर दिया है, देखो 5 लाख से ऐड बैक कर दिया, ये आ गया, एंड अल्टीमेटली इनका भी ईवी आया है ज़ीरो, 40 रुपीज़ आएगा विच इज़ नथिंग बट ज़ीरो। तो इट इज़ नीदर क्रिएटिंग वैल्यू नॉर डिस्ट्रॉइंग वैल्यू। ठीक है, नाउ डिफिकल्टीज ऑफ यूजिंग ईवी एज अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफिकल्ट हो सकता है मेजर करने के लिए, क्योंकि इनका जो लोन है ना वो इन्होंने बोला है फ्लोटिंग रेट का भी चलता है, तो फिर इन दैट केस हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो चेंज होता रहेगा मार्केट रेट के हिसाब से। तो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट कीप कैलकुलेटिंग द, मतलब अगर हम लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग ईवीए कैलकुलेट करेंगे तो दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ योर WACC। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन को अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन माना गया है यहाँ पर, क्योंकि अलग से कुछ दिया नहीं था तो हमें अजम्पशन लेना पड़ा। इसका मतलब यह कि हमारे यहाँ पर कोई एट प्रेजेंट कोई पॉलिसी नहीं चल रही है डिप्रिसिएशन की, बट द क्वेश्चन सेज दे आर प्लानिंग टू चेंज द पॉलिसी ऑफ डिप्रिसिएशन फ्रॉम 30 जून 2016। तो फिर इनकम्पेरेबल हो जाएंगे अलग अलग सालों के रिजल्ट्स। ठीक है, अगेन वन मोर थिंग, थर्ड थिंग, अच्छा ये हम लोग पूरा केस स्पेसिफिक ले रहे हैं, ऐसा पर्टिकुलरली कुछ होता नहीं है, केस स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। थर्ड इज कि कैलकुलेशन करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है मैनेजर्स को आए नहीं, क्योंकि इस तरह के जो एडजस्टमेंट है वो जनरली डिफिकल्ट हो सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, जिस तरीके से हमारे लिए डिफिकल्ट है, हम लोग क्या है, वी आर गोइंग टू बी CAs, मतलब मैं तो हूँ ही, आप लोग भी बन जाएंगे, तो इन दैट केस आप लोग CA हैं, मैं CA हूँ, और अगर हमारे लिए समझना है डिफिकल्ट हो रहा है तो फिर किसी भी मैनेजर के लिए समझना डिफिकल्ट हो सकता है, अल्टीमेटली इसका कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकता है। अगर हम लोगों ने गलत कैलकुलेशन कर दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा, रिजल्ट गलत रिजल्ट दे देगा, आप गलत असेसमेंट कर लोगे, इवैल्यूएशन गलत हो जाएगा और सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, एंड अल्टीमेटली ईवीए भी हिस्टोरिकल डेटा ही यूज़ करता है, तो अगर हम लोग फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो फिर ईवीए कैलकुलेट करना इररिलेवेंट हो सकता है। दीज आर द डिफिकल्टीज ऑफ यूजिंग ईवीए एज अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो ये था हमारा आंसर। आई थिंक यहाँ से आपको थोड़ा और समझ में आया होगा डिस्कशन से कि किस तरह से एडजस्टमेंट चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पिछले साल में भी माइनस करना था नहीं करना था, तो उसका एडजस्टमेंट आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड पे इस साल पे माइनस करना था नहीं करना था। ठीक है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन विल बी डन विद द ईवीए पार्ट। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली हिट करते हैं सीधे अपने नंबर्स के ऊपर, क्योंकि बेसिकली हमें सीखना है कैलकुलेशन।
सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर इज गिवन एज 10 मिलियन. कैपिटल एम्प्लॉयड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर यानी कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 250 मिलियन. इंटरेस्ट चार्ज फॉर द ईयर वॉज 15 मिलियन ऑन अ वेरिएबल रेट लोन विथ एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%. तो अगर 10% का रेट है, 15 मिलियन का टैक्स है, सॉरी इंटरेस्ट है, तो मेरा लोन कितने अमाउंट का होगा वो मैं निकाल सकता हूँ. मशायर इज फंडेड 60% बाय डेट. 60% डेट है, अगर मेरा नंबर आ जाएगा वो 60% है, 40% इक्विटी है, तो मेरा इक्विटी भी निकल जाएगा. अल्टीमेटली व्हाट आई नो इज कि 12% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी लगता है, 10% का मेरा कॉस्ट ऑफ डेट लगता है, तो अकॉर्डिंगली मैं वेट के हिसाब से अपना WACC कैलकुलेट कर पाऊंगा. आई ऑल्सो नो डैट मशायर पेज अ टैक्स एट अ रेट ऑफ 20%. डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर नॉन करंट एसेट्स फॉर द ईयर वॉज 6 मिलियन. 6 मिलियन का डेप्रिसिएशन चार्ज था, बट इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन था 14 मिलियन. और पीरियड के स्टार्ट में अक्यूमुलेटेड इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन था 16 मिलियन ज़्यादा ऑफ द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन. तो क्या किया इन्होंने, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को अल्टीमेटली हमें एडजस्ट करना पड़ता है अपने ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर, और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को भी एडजस्ट करना पड़ता है. यहां पर इन्होंने क्या दिया है कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन 16 मिलियन से ज्यादा है. आपको बेसिकली क्या करना होता है कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को एड बैक करना होता है, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है. ठीक है, सो अगर मेरा इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ज्यादा है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से, तो जितने अमाउंट से ज्यादा है उसको मैं कर दूंगा माइनस. सिंपल. नेक्स्ट, brought forward at the start of the year was a provision of 4.8 million which was made in respect of a debt owed by a customer who has since repaid it. अगर रीपे कर दिया यानी कि हमारे P&L स्टेटमेंट में वापस से ऐड होके आया होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा. साथ में हमें ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में 4.8 को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रॉट फॉरवर्ड है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल में हमने माइनस कर दिया था. नेक्स्ट, within the current profit or loss account there is an expense of 0.6 million for advertising. इसी साल का एक्सपेंस है 0.6 मिलियन का. दिस लेड टू सेवरल इंक्वायरीज फ्रॉम न्यू कस्टमर्स इन्वॉल्व्ड इन लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स व्हिच हैज रिजल्टेड इन मशायर साइनिंग एटलीस्ट 2 लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. तो 0.6 को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक. ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज गिवन एज 10 मिलियन. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट होगा आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस का. इंटरेस्ट लगाए 15 मिलियन से, 15 मिलियन से ऐड बैक कर दो. ठीक है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो बेसिकली हमें सिर्फ टैक्स कौन सा माइनस करना है, टैक्स ऑन इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट. ठीक है, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 20%, क्योंकि 20% का टैक्स है तो वो होता है 3 हमें और माइनस करना पड़ेगा. करेक्ट. उसके बाद में हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अपने इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन को. सो इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन आपका है 14 मिलियन, तो 14 को माइनस, और अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन को ऐड बैक विच इज 6 मिलियन. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो हमारा शुरुआत में आया था बट इस साल रीपे हो गया, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट खत्म हो जाएगा. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से खत्म हुआ, 4.8 से. ये 4.8 बढ़ के हमारा प्रॉफिट है, तो इसको हम करेंगे माइनस. और लास्ट में जो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो 0.6 से माइनस किया, उसको कर देंगे ऐड बैक. ठीक है, ये आ जाएगा हमारा नो पैट, अनलेस कि हम कोई चीज़ मिस आउट कर रहे हैं. लेट मी जस्ट चेक वन मोर टाइम, और हमने कुछ भी मिस आउट नहीं किया है. सो लेट्स कैलकुलेट. 10 प्लस 15 माइनस 3 माइनस 14 प्लस 6 माइनस 4.8 प्लस 0.6, ये आता है 9.8. ठीक है, ये आ गया हमारा नो पैट. ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स जो है ना हमारे लिए काफ़ी अच्छे एडजस्टमेंट्स है, सीखने वाले एडजस्टमेंट्स है सारे के सारे. एक भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, सारे एडजस्टमेंट हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारे लिए यहाँ पर कैलकुलेट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट लेट्स डू दिस. 15 मिलियन 10% है, तो 150 मिलियन का मेरा डेट है. 150 अगर 60% है तो टोटल कितना हो जाएगा, 250, जिसमें से 100 का मेरा आ जाएगा इक्विटी. ठीक है, नाउ आई नो द वेट, मुझे कॉस्ट भी पता है, तो 15% का रेट, सॉरी 10% का रेट है,
मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.2, ये ध्यान रखना है क्योंकि आफ्टर टैक्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 150 प्लस इक्विटी का रेट दिया हुआ है 12% का, ठीक है। सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 250, ये आपका आ जाएगा WACC। ओके, सो बेसिकली 150 इंटू 8 प्लस 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 250, ये आता है आपका 9.6%। ओके, दिस इज WACC, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है विच इज 250, ऑलरेडी पता था। अब हम लोग निकाल लेते हैं अपना कैपिटल एम्प्लॉयड एडजस्टेड वाला, ठीक है। अभी कितना दिया हुआ है 250 मिलियन, इसमें मुझे क्या ऐड बैक करना है। सबसे पहले तो मुझे अपना अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो इकोनॉमिक है, जो ज्यादा अकाउंटिंग से, वो है 16 मिलियन से, ठीक है। 16 मिलियन को मुझे करना पड़ेगा माइनस, और 4.8 मिलियन को मुझे करना पड़ेगा ऐड बैक, जो पिछले साल PDD में से मैंने कम कर दिया था, ठीक है। सो अक्यूमुलेटेड इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन ओवर अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन 16 मिलियन, और PDD जो ऐड बैक करना पड़ेगा बाय 4.8 मिलियन, नेट कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 238.8। अब निकाल लेते हैं EVA। EVA होता है बेसिकली NOPAT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय WACC। ये आता है आपका 13.1। ओके, सो 13.1 नेगेटिव का है, यानी कि 13.1 से आप अपने वैल्यू को घटा रहे हो। सो यू आर बेसिकली रिड्यूसिंग द वैल्यू, नॉट जनरेटिंग द वैल्यू। 13.1 मिलियन से इसने डिस्ट्रॉय किया वैल्यू। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो 238.8, यह आ गया 9.6%, यह आ गया 9.8, और यह आ गया 13.1 से नेगेटिव। सो दिस इज हाउ यू सपोज टू कैलकुलेट दिस आंसर। आई होप ये आपको एडजस्टमेंट सारे समझ में आए होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक बार में नहीं आते, एक बार वापस से इस वीडियो को सुन लो, 2x स्पीड पे सुनना तो क्विकली कवर हो जाएगा। आई थिंक ये 40-50 मिनट्स का वीडियो कुछ बना है, तो क्विकली 20 से 25 मिनट में आपका पूरा रिविजन एक बार वापस से हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स टू अंडरस्टैंड कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। ओके, आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू। अगर हेल्प किया है तो इसे आप वीडियो को लाइक कर दें। ऑल्सो क्विक अपडेट फ्रॉम माई साइड कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइव ऑफलाइन बैच इन इंदौर, ठीक है। तो इस तरह की अगर और डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें, अगर पूरा SCMP का सिलेबस आपको समझना है तो आप उसके लिए आ सकते हैं। सो ऑल दोज हु आर प्लानिंग टू टेक SCMP क्लासेस एंड आर इन इंदौर आर वेलकम टू अटेंड द डेमो लेक्चर्स, जो स्टार्ट हो रहा है राइट आफ्टर दिवाली। 8 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा बैच। तो मैं आपका वेलकम करता हूँ डेमो लेक्चर्स के लिए। सिट फॉर द डेमो लेक्चर्स इफ यू लाइक द लेक्चर्स, सिट फॉर द एंटायर बैच, जैसा आपका मन करे। एंड अगर आप ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने जूनियर्स, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, सभी को आप सजेस्ट कीजिए, रेकमेंड कीजिए, जो भी इंदौर में है, कि वो इस बैच के लिए ज़रूर से आए, ठीक है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू। कीप अप विद द प्रिपरेशन एंड गुड बाय।